हेलो एवरीवन। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम मेजर हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, उसका यूनिट 1 का टॉपिक जो कि हमने कल शुरू किया था इनलाइटनमेंट यानी कि प्रबोधन के बारे में, उसको कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जो प्रबोधन काल के कुछ महान दार्शनिक थे वो कौन कौन थे, तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ महान विचारक जो थे उस टाइम पर वो थे एडम स्मिथ, जो कि एक इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप बता सकते हैं एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा डेविड ह्यूम भी काफ़ी फेमस थे, इमैनुअल कांत, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट एंड जॉन लॉक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मोंटेस्क्यू। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक थे, जो कि प्रबोधन काल से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग फिलोसफी दी अपने। ठीक है, दर्शन शास्त्र से संबंधित। तो ये जितने भी विद्वान थे, दार्शनिक थे, इन्होंने क्या किया, जब प्रबोधन काल आया तो अपने विचारों को लोगों तक भारी संख्या में पहुंचाना शुरू कर दिया। अब कैसे पहुंचाया अपने विचारों को, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था, तो प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए अब वो अपने विचारों को पुस्तक पुस्तिकाओं में प्रकाशित करवा सकते थे। ठीक है, तो उस टाइम पर बहुत ही अच्छा सोर्स से माना जाता था ज्ञान को फैलाने का। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ करके। तो जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो इसने प्रबोधन काल में जो गति थी उसको भी ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, उस समय जो दार्शनिक और वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे, एक जगह पर आकर मीटिंग करते थे। जैसे आज के टाइम में, आज के समय में सेमिनार्स होते हैं, जहाँ पर एक विषय से संबंधित जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आकर अपने विचार रखते हैं, डिबेट करते हैं। तो ऐसे उस टाइम पर भी सेमिनार उन्होंने करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस समय जो दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, वो एक साथ आते थे, एक जगह पर इकट्ठा होते थे एंड वहाँ पर अपने विचारों को एक दूसरे के सामने पेश करते थे। जैसे अलग अलग वैज्ञानिक अकेडमी यानी कि साइंटिफिक अकेडमीज़ बनाई गई। ठीक है, कॉफ़ी हाउस, मेजोनिक लॉज, साहित्यिक सैलून, ये सब इस्टेब्लिश किए गए, जहाँ पर दूर दूर से जो दार्शनिक थे वो आते थे चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, तो उन्होंने अपने जो विचार थे वो किताबों में लिखकर छपवाना शुरू कर दिया। लोकल लैंग्वेज में भी अब किताबें छापी जाने लग गई, ताकि जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लैंग्वेज समझने वाले लोग हैं, वो भी समझ सके। ठीक है, इसके अलावा पैम्फलेट बांटे जाने लग गए। जैसे आज के समय में कोई भी एडवर्टीज़मेंट की जाती है तो पैम्फलेट बांटे जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर लोगों ने ये जो दार्शनिक थे इन्होंने पैम्फलेट भी बंटवाए, ताकि लोग पैम्फलेट में पढ़कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। ठीक है, एंड चर्च पर ब्लाइंडली फेथ ना करें। इसके अलावा जो विचार उस टाइम पर अंधविश्वास था, जो भी, उन सारे अंधविश्वासों का भी खंडन उन्होंने किया, अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। जैसे उस टाइम पर ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है एंड सूरज उसके चक्कर लगाता है। तो ये एक अंधविश्वास ही था एक तरीके का, जिसका उस टाइम पर उन्होंने खंडन किया। ठीक है, तो अलग अलग जो विचारक थे उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग थ्योरीज दी अलग अलग चीज़ों के बारे में, एंड अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया, किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका प्रभाव क्या हुआ जब विचारकों ने अपनी थ्योरीज देना शुरू किया, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना शुरू किया, तो इसका प्रभाव क्या हुआ। इसका प्रभाव ये हुआ कि जो जनता थी, जो आम नागरिक थे, वो अपने अधिकारों के बारे में और भी ज़्यादा सचेत हुए। उनको अब ये रियलाइज़ होने लग गया कि जो चर्च है एंड जो राजा है, जो कुलीन वर्ग है, उनके पास जो विशेषाधिकार है वो गलत है। अब उन्होंने ये मांग करनी शुरू कर दी कि इनके विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो चर्च के विशेष अधिकार है, जो पादरियों के विशेष अधिकार हैं, उनको कम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको विशेष अधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, वो भी आम नागरिक है हमारी तरह। इसके अलावा लोगों ने ये भी, अब लोगों को विश्वास होने लग गया कि
जो चर्च बोलती है उसकी सारी बातें सही नहीं हैं, ठीक है। जैसे जब नई नई थ्योरीज आने लग गई, जब प्रमाणिक रूप से ये सिद्ध हो गया कि चर्च जो है उसकी हर बात सही नहीं है, तो लोग जो थे वो जागरूक हुए। अब उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। लोगों की जो जिज्ञासा थी वो बढ़नी शुरू हो गई कि जो भी चीज़ हो गई है वो क्यों हो गई है, कैसे हो गई है, ठीक है। इसके अलावा इसका प्रभाव ये हुआ कि चर्च का जो अधिकार था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। लोगों ने चर्च को महत्व देना कम कर दिया, ठीक है। राजशाही का जो नियंत्रण था वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गया। 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में काफ़ी राजनीतिक क्रांतियाँ भी हुई, जिसकी नींव इस दौरान रखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा 19वीं सदी में जो उदारवाद आया था एंड जो नवशास्त्रवाद का आंदोलन हुआ था, उसकी उत्पत्ति भी प्रबोधन काल से ही मानी जाती है, ठीक है। अब फ्रांस के भी कुछ प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई इस काल के दौरान, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे? वोल्टेयर थे, मोंटेस्क्यू थे, ठीक है। जॉन लोग भी काफ़ी फेमस हुए, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। एंड उस समय जो रूसो थे, जीन जैक रूसो, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उन्होंने बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया का संकलन किया, ठीक है। मतलब कि विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया को उन्होंने संकलित किया एंड लोगों तक पहुंचाया। इसके अलावा स्कॉटलैंड के डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, इंग्लैंड की जेरेमी बेंथम, जर्मनी के इमैनुअल कांत, अमेरिका के थॉमस जेफरसन, ये भी बहुत ही मुख्य बुद्धिजीवी थे। तो आपको अगर ये भी याद हो जाता है कि कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको कंट्री का नाम इनका याद नहीं होगा, कि जैसे डेविड ह्यूम स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, अगर आपको ये याद नहीं होता तो आपको सिर्फ अगर आप नाम भी लिख देंगे तो उतना भी इनफ है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रबोधन को अगर आप अच्छे से पूरा जानेंगे तो ये अल्टीमेटली, अगर हम दो शब्दों में कहें तो प्रबोधन जो था वो एक ऐसा बौद्धिक आंदोलन था जो कि लोगों के बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ था, ठीक है। आमतौर पर जो आंदोलन होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो प्रबोधन था वो लोगों के इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि से कनेक्ट था, ठीक है। ये एक बौद्धिक आंदोलन था जिसने लोगों की बुद्धि का विकास किया। तो आप ये लिख सकते हैं संक्षेप में। इस आंदोलन का रिज़ल्ट या प्रभाव हम बोल सकते हैं ये आया कि जो लोग थे उन्होंने तर्क पर, विज्ञान पर विश्वास करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस आंदोलन के कारण कुछ हद तक नास्तिकतावाद भी फैला। मतलब कि कुछ लोग थे जो कि पहले आस्तिक थे, भगवान में विश्वास करते थे, अब वो कुछ हद तक नास्तिक भी होने लग गए थे, क्योंकि उनको लगा कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो तर्क पर आधारित है, तो इसलिए लोग विज्ञान की तरफ अग्रसर होने लग गए, ठीक है। तो ये इसका प्रभाव देखा गया। इसके अलावा ब्रिटिश उपनिवेशवादी बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो एक मुद्रक प्रकाशक थे, एक फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक भी आप बोल सकते हैं उनको, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए एंड प्रबुद्धता यानी कि प्रबोधन के आदेशों को उन्होंने मूर्त रूप दिया। मतलब कि प्रबोधन के आदेशों को उन्होंने फैलाया, बढ़ावा दिया, ठीक है। अगर हम प्रबोधन के विचारों की बात करें तो प्रबोधन के मुख्य विचार जो थे वो क्या क्या थे? तर्कवाद, मतलब कि तर्क करना, जो भी लोगों से कहा जा रहा है अब लोगों ने उस पर तर्क करना शुरू कर दिया कि इसका लॉजिक क्या है। लॉजिकल थिंकिंग लोगों ने अडोप्ट कर ली, ठीक है, कि जो होगा वो क्यों होगा है, कैसे होगा है एंड कौन कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ पर अब लोगों का जो माइंड था वो फोकस करने लग गया, ठीक है। अनुभववाद, मतलब कि लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम जो भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त करने पर जोर दिया। बहुत सारी यात्राएं बढ़ी, मतलब कि लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकले, यात्राएं की, उन्होंने दूसरे विदेशों की भी उन्होंने यात्राएं की, क्योंकि लोगों को अब ये रियलाइज़ होने लग गया था कि अनुभव जो है वो ही हमको ज्ञान की तरफ लेकर जा सकता है, बुद्धि का विकास कर सकता है। तो अनुभववाद पर जोर दिया, प्रगतिवाद पर जोर दिया एंड सर्वदेशीयवाद, ये कुछ मुख्य विचार थे जो कि प्रबोधन काल से संबंधित थे। तो ये भी आपको लिखने होंगे एग्जाम में, ठीक है। बुद्धिवाद, देखिए बुद्धिवाद क्या था? बुद्धिवाद ऐसा विचार था जो कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने
के लिए तर्क शक्ति पर जोर देता था। इसमें क्या कहा गया था, बुद्धिवाद में ये कहा गया था कि अगर मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके पास लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल पावर होनी चाहिए। लोगों के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो हर चीज़ पर तर्क वितर्क कर सके। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया, जो धर्म ग्रंथ के बारे में चर्च ने टिप्पणियाँ की थी उन पर लोगों ने प्रश्न करने शुरू कर दिए कि वो टिप्पणियाँ सही है या नहीं। लोगों ने अपनी तर्क शक्ति का पहली बार उपयोग करना सीखा। तो ये भी प्रबोधन काल के दौरान ही हुआ था। ठीक है, अनुभववाद भी एक विचारधारा थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमको खुद अनुभव प्राप्त करना होगा, हमको खुद अवलोकन करना होगा कि कोई चीज़ क्यों हो गई है, कैसे हो गई है। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया था। प्रगतिवाद क्या था, प्रगतिवाद ये विश्वास है कि तर्क तथा अवलोकन की अपनी शक्तियों के माध्यम से मनुष्य जो है वो असीमित प्रगति कर सकता है। प्रगतिवाद जैसे कि आपको नाम से पता चल गया, इसमें प्रगति यानी कि डेवलपमेंट के बारे में जोर दिया गया। इसमें ये कहा गया कि अगर मनुष्य अपना विकास करना चाहता है, अगर मनुष्य अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसको अपनी शक्तियों को पहचानना होगा जो कि उसको ईश्वर ने दी है। ठीक है, जो कि उसको प्रकृति से मिली है। उन शक्तियों को मनुष्य को पहचानना होगा तथा अपने क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करके ही मनुष्य असीमित प्रगति कर सकता है। तो ये इस चीज़ पर इसमें जोर दिया गया था। ठीक है, एंड ये जो विश्वास था ये 17वीं शताब्दी के फलस्वरूप, 17वीं शताब्दी में जो क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप ये जो विश्वास था ये फैला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।